राइट ऑन। छोटा सा पॉइंट, लैंग्वेज करेक्शन। छोटा सा पॉइंट, लैंग्वेज करेक्शन। देखिए, हमें यह बात पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, किसी के पिताजी की नहीं होती। मतलब ये नहीं कि मेरी है तुम्हारी है, ये किसकी होती है? सिस्टम की। जैसे दो पार्टिकल हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? स्प्रिंग मास सिस्टम की है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो किसकी है? अर्थ और पार्टिकल की मिलाकर है। टू पार्टिकल सिस्टम में ये दोनों की मिलाकर है, किसी अकेले की नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसकी होती है? सिस्टम की होती है। पर जनरली हम जब कहकर पार्टिकल को हमने ऊपर फेंकते हैं तो हम कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसकी बोलते हैं, जबकि वो इसकी है नहीं। वो किसकी है? सिस्टम की। सिंपल सी बात है, अगर इसकी हाइट h आने ऊपर जाने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती होती, इसके अंदर एनर्जी बढ़ जाती होती, मेरी बात को समझिएगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाती होती तो मैं सेब खरीदता ठेले से बाहर और फिर लिफ्ट से जाता 20वें फ्लोर पे, क्योंकि सेब से मुझे मिलती 50 कैलोरी एनर्जी। इसको लिफ्ट से ऊपर ले जाता, इसकी एमजीएच और बढ़ गई, तो इसके पास हो गई 200 कैलोरी। फिर खाता, ताकत ज्यादा आती। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑब्वियसली इट डज नॉट कंटेन दैट एनर्जी, ये इसके पास नहीं होती। ये सिस्टम की एनर्जी इसके पास नहीं है, इस पार्टिकल के अंदर छुपी हुई नहीं है। ये इन दोनों के बीच के जो फोर्स डेवलप हुआ है उसमें कहीं फील्ड में कहीं छुपी हुई एनर्जी है, किसी की होती नहीं है। लेकिन ये हमारी आदत है, हम जब बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, ये बात तो हमें पता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है। पर गरीब आदमी जो बोलता है वो बोलता है कि पार्टिकल एच हाइट ऊपर जा रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच बढ़ गई। तो गरीब आदमी जैसे, क्योंकि हम किस समाज में रहते हैं? गरीबों के, तो हमें उनके जैसी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो वो साले हम लोग को इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें तो पता है कि पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम की होती है, किसी पार्टिकल की थोड़ी होती है। सेब की थोड़ी है पोटेंशियल एनर्जी, एच हाइट पे पार्टिकल फेंका गया, उसकी पोटेंशियल थोड़ी बढ़ रही है। पोटेंशियल किसकी है? सिस्टम की। तो कहां पर ऐसे लोग, ये इनकी लैंग्वेज हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या है। तो जब ये लोग बात करते हैं किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की, जिनमें से एक चीज बहुत भारी है, मूव नहीं कर रही है, और दूसरी ही चल चुला रही है सिर्फ, तो कहने को तो ये सिस्टम की है, पर ये हिल ही नहीं रहा है, तो हमने कहा इसके हिलने से ही बदलेगी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहने लगते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मेरी बात समझ में आ रही है? When somebody says potential energy of a particle, बताइए, इन किताबें भी करती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, दुनिया में लोग कहते हैं, तो वो एक्चुअली पार्टिकल की नहीं है। वो किसकी है? पार्टिकल की। दूसरा कोई और भी रहा होगा, उन दोनों के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने बात काफी की थी इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, पर कहने लगते हैं कि इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि दूसरा हम दिखाते ही नहीं है कहां पर है पार्टिकल, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लिखिए, we know that potential energy belongs to system. We know that potential energy belongs to system. Potential energy, system. But if in system only one particle makes motion or forms motion, and second body does not involve, second body does not involve, so generally common people use the phrase potential energy of particle. ठीक है? क्लियर है क्या मेरी बात? गुड। यही लैंग्वेज करेक्शन था।
दिस वॉज द ओनली थिंग नाउ, बिकॉज ये लैंग्वेज में बार बार यूज करूंगा तो मैं कोई भी गलत बात यूज करूं, आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके अंदर, तभी हमारा जीवन अच्छा है कि अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो हमें समझ में आना चाहिए। क्योंकि हमें ये बात क्लियर है कि जब भी कोई बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो हम पूछेंगे किसकी, वो बोलेगा इसकी तो हम नहीं बताएंगे, वो बोलेगा इसकी और इसकी तब हम बताएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन हमें कॉमन भाषा को भी साथ में लेके चलना है, बिकॉज इस दुनिया में लोग जो बात कर रहे हैं वही हमें भी वैसी ही बातें करनी है। राइट ऑन। आज की पढ़ाई इक्विलिब्रियम, 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 ध्यान से समझिए। कंसीडर a particle, consider a particle can move along x-axis and its potential energy, do you understand its potential energy matlab? It is not its potential energy. It is potential energy of this and somebody else. But I'm not talking about somebody else because that somebody is not at all moving. And I don't want to see that somebody. That's why I'm saying its potential energy. Okay? U as a function of x is given. U as a function of x is given. Okay? So its potential energy U as a function of x is given. U is equal to fx. Is given. Okay, so we can find out force acting on it. F is equal to minus du by dx. I hope you remember. F equal to minus du by dx. Clear, beta? So if f is 0, f is 0, we say the particle is in equilibrium. Particle is in equilibrium. Clear है मेरी बात? We say the particle is in equilibrium. There are two type of equilibrium. वैसे तो 3 टाइप है पर 2 से हमारा काम चल जाएगा. There are 2 type of equilibrium. Number 1, stable equilibrium. Stable equilibrium. Stable equilibrium. क्या मतलब है stable equilibrium का? Let's say ये पॉइंट पर जब पार्टिकल आता है x इक्वल टू a पर, पार्टिकल जब पहुंचता है तो हम इसका फोर्स निकालते हैं और फोर्स की वैल्यू आ जाती है 0. x इक्वल टू a पे जब पार्टिकल आता है और हम इस पे फोर्स निकालते हैं और फोर्स की वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम ये बात तो क्लियर है, न्यूटन लॉ से पढ़ते हुए आए हैं कि फोर्स 0 आ गया तो इट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं, फोर्स 0 आ गया. क्लियर है? When it is called, now the question is when it is called stable equilibrium. So how we will see that? हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल को हल्का सा, बहुत थोड़ा सा इस पोजीशन से डिस्प्लेस कराएंगे. इस पोजीशन से डिस्प्लेस करा के सोचेंगे, कराएंगे मतलब हम लिटरली तो करा नहीं सकते, सोचेंगे कि अगर ये x बराबर a के थोड़ा राइट में गया होता, x बराबर a के थोड़ा राइट में गया होता, फिर जब वो राइट पे जाता वहां पर जाकर हम इस पर देखते कि क्या फोर्स लग रहा है. अगर उस पर लगने वाला फोर्स x इक्वल टू a की तरफ होगा, राइट में जाने पर लेफ्ट की तरफ होगा, लेफ्ट में जाने पर राइट की तरफ होगा, तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का तो है और साथ में अगल बगल डिस्प्लेस करने पे ये वापस वहीं आना चाहता है, यानी इट फील्स स्टेबल हियर. ये यहां स्टेबल फील करता है क्योंकि अगर हल्का सा हिलाओ तो ये वापस वहीं आने की कोशिश कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हो गई, फोर्स एट दैट पॉइंट इज 0,
and the nature of force when it is displaced is restoring. Why? Because it tried to restore the equilibrium position. It means, लंबी भाषा में, कि अगर इसको दाईं तरफ खींच के छोड़ा जाए तो इस पे फोर्स बाईं तरफ लगेगा, और बाईं तरफ खींच के छोड़ा जाए तो इस पे फोर्स दाईं तरफ लगेगा, तब हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल है। क्लियर है क्या मेरी बात? लिखिए, फोर्स जीरो हो गया, पहली बात स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान लिखिए। नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, and on displacing it either side, the nature of force is restoring. क्लियर है मेरी बात? नेचर ऑफ फोर्स इज रीस्टोरिंग। समझाता हूं कैसे। नेचर ऑफ फोर्स इज रीस्टोरिंग मतलब क्या हुआ? समझ में आया आपको? ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 31। मान लो हमने कहा कि पार्टिकल जब एक्स एक्सिस पे चलता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। एग्जांपल से समझते हैं, लिखते हैं। लेट फॉर पार्टिकल इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31। यानी अलग अलग जगह पे पहुंचने पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये तो हमें ही पता है। अलग अलग जगह पे पहुंचने में अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31। पक्का? नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी कितना आएगा? F force acting on it will be लिखिए, force acting on it will be F बराबर माइनस du by dx, which comes out minus 2x plus 8, minus 2x plus 8। इसका मतलब है हर जगह पे फोर्स अलग अलग है, किसी जगह पे कुछ है, किसी जगह पे कुछ है। ठीक है, फिर लिखते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे, कहां होती है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? जहां पे फोर्स जीरो हो जाए। फोर्स जीरो कर दिया तो उससे x की वैल्यू आ गई 4, यानी x इक्वल टू 4 पर ये इक्विलिब्रियम पे है। ये बात हो गई। x इक्वल टू 4 पे ये इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि यहां पर एक ऐसे बना दीजिएगा डायग्राम भी, x इक्वल टू 4, ये पार्टिकल बना दीजिएगा, फोर्स की वैल्यू 0 दिखा दीजिएगा, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें पता करना है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। पता करना है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पता करना है। तो कैसे पता करेंगे हम नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम? हम मानेंगे कि माना ये x इक्वल टू 4 था। अरे चेक करिए, ये माना पार्टिकल यहां पहुंचा, ठीक है, इससे हल्का सा डिस्प्लेस कराया। लेट से हमने h डिस्प्लेस कराया। कितना डिस्प्लेस कराया? h। तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x इक्वल टू 4 प्लस h? क्या कोऑर्डिनेट आपको अगर पता होते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला पता है कि आपको? तो इस समय इसके फोर्स कितना लगेगा? फोर्स की वैल्यू आएगी -4। क्या था फोर्स का फॉर्मूला? क्या लिखे? -2 4 प्लस h प्लस 8। तो फोर्स कितना आया? -2h। फोर्स कितना आया? -2h आया। अरे बताइए, क्या फोर्स -2h आया? अगर फोर्स -2h आया मतलब फोर्स निगेटिव आया। निगेटिव फोर्स मतलब बाईं तरफ आया, यानी फोर्स इज, इससे माइनस देके क्या समझा आपने? फोर्स इज टूवर्ड्स लेफ्ट, और फोर्स इज टूवर्ड्स लेफ्ट व्हेन डिस्प्लेस्ड राइट। अरे बताइए,
व्हेन डिस्प्लेस्ड राइट, तो क्या चाहता है ये फोर्स? अगर यहां पे छोड़ दूं ले जाके तो क्या चाहेगा ये फोर्स? वापस लाने की कोशिश करेगा। इंप्लाइज नेचर इज रीस्टोरिंग, नेचर इज रीस्टोरिंग। क्लियर है? इधर भी चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो एक ही तरफ रीस्टोरिंग हो दूसरी तरफ ना हो। तो हमने माना कि इस इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम पॉइंट से इधर एच आए, यहां पार्टिकल है, तो इसके एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 4 माइनस एच। क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? तो ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, तो ये ए पोजीशन का काम किया, फिर हमने बी पोजीशन का काम किया, तो फोर्स का फॉर्मूला था -2 4 माइनस एच प्लस 8, तो फोर्स कम्स आउट 2h। कैसा फोर्स आया? पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ? राइट साइड में लग रहा है। कब? जब लेफ्ट में खींचा गया है, तो इसका मतलब है फोर्स कैसा है? रीस्टोरिंग। फोर्स कैसा है? रीस्टोरिंग। तो दोनों तरफ देखना जरूरी है, एक तरफ से काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ देखना पड़ेगा। दोनों तरफ देख लिया, रीस्टोरिंग है, यानी दाएं खींचू तो बाएं वापस आने की कोशिश करता है फोर्स, बाएं खींचू तो दाएं ले जाने की कोशिश करता है फोर्स। दिख रहा है कि आपको? तो हमने तुरंत क्लेम किया। अब हमारा क्लेम आया, इसको हमने कहा इट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। मेकिंग सेंस? इट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमने क्लेम कर दिया। दिस इज हाउ वी क्लेम इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समटाइम्स यू नीड मैथ, समटाइम यू कैन ऑब्जर्व। आपको लगेगा हमें पता ही है, नीचे ले जाने पे ऊपर लग रहा है, दिख रहा है मुझे, देन ऑल्सो इट इज गुड। ईदर यू कैन सी इट बाय योर फिजिकल अंडरस्टैंडिंग दैट नेचर ऑफ फोर्स इज। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? कोई पूछेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां है, तो पहले क्या पता लगाओगे? इक्विलिब्रियम कहां है। फिर पता क्या लगाओगे कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। कई बार फिजिकल सिचुएशन में जहां चीजें स्प्रिंग लगी होंगी सब कुछ, अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आप समझ जाओगे कि क्या होने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कुछ थ्योरेटिकल, कुछ बिना कैलकुलेशन वाले सवाल। बिना कैलकुलेशन वाले सवाल में जैसे मान लो ये +q चार्ज यहां रखा हुआ है और यहां पर भी एक +q चार्ज रखा हुआ है, और इसके बीचों बीच में एक -q का चार्ज रखा हुआ है, और ये सिर्फ मूव कर सकता है इस लाइन पर। अलाउड है इसको मूव करना सिर्फ लाइन पर। अभी बीचों बीच रखा हुआ है, बीचों बीच बराबर दूरी पर। ये +q फिक्स्ड है। आपको पता है ना कि हम जब एक पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं, अभी हमने क्या कनेक्शन किया था कि बाकी सब फिक्स्ड होने वाले। तो ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। अरे देखा, ये -q है, ये -q है। क्या बीचों बीच रखा हुआ है, तो नेट फोर्स क्या इस पे 0 है। दिस देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, बिकॉज यू नो कि ये जितना अट्रैक्ट कर रहा होगा वो भी उतना अट्रैक्ट कर रहा होगा। नेट फोर्स कितना है? 0 है। दिख रहा है कि आपको? बहुत बढ़िया। अब आपने इसको सोचा कि थोड़ा हल्का सा इसको डिस्प्लेस करते हैं। सोच के बताइए, अगर हल्का से इधर ले गए तो क्या होगा? इधर ले गए तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट करेगा ज्यादा। -q है गरीब, अट्रैक्ट करेगा ज्यादा। अरे दूरी कम हो गई तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। K=Q2/r² तो सुना होगा जीवन में। तो क्या -q कर 5, अभी तो बराबर दूरियां रही होंगी, तो फोर्स बैलेंस है। अगर मैं इसको हल्का सा लेफ्ट ले जाऊं तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट लगेगा, यानी स्टेबल नहीं है, तो ये अनस्टेबल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो ये +q होता, अगर मैं हल्का से इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा? ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। ये दूरी कम हो गई, दूरी कम तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। किधर की तरफ लगाएगा? लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो अगर मैं इस +q को, यहां तो फोर्स बैलेंस है, बराबर दूरियां है, इस +q को मन में यहां सोचा कि +q यहां आ गया, तो क्या इसका फोर्स ज्यादा और उसका फोर्स कम हो जाएगा? ये किधर फोर्स लगा रहा है ज्यादा वाला? इधर। तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स इधर आ जाएगा? अगर मैं इस +q को इधर ले गया, क्या ये ज्यादा लगाएगा? ये इधर धक्का मार देगा, तो कैसा इक्विलिब्रियम आएगा? स्टेबल। और अगर -q रहता तो अनस्टेबल। तो यहां पे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। कई बार मैथमेटिक्स के सवाल आएंगे, यू फंक्शन दे रखेगा, तब मैथ्स देख लेंगे। कई बार हम कॉमन सेंस से अपना दिमाग लगा के हम देख सकते हैं कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। दोनों एग्जांपल उतारिए, +q भी रखिए और -q भी रखिए,
और लिखिए कि पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव अलोंग द लाइन ओनली, ऊपर नीचे जा नहीं सकता। पार्टिकल इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग द लाइन ओनली। तो कब स्टेबल है, कब अनस्टेबल है, अपनी भाषा में समझाइए, क्यों स्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है। डिस्प्लेस करें उसके ऑपोजिट फोर्स लगे तो स्टेबल है। सिंपल सा एक बहुत अच्छा अंग्रेजी का शब्द इन लोगों ने बनाया, रीस्टोरिंग। इफ द फोर्स ट्राई टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजीशन, द फोर्स इज रीस्टोरिंग and the equilibrium is stable. They know everything. They made words very very accurately. सारे शब्द, उनकी वोकैबुलरी सब बहुत साफ सुथरी शब्दों में होती है। अगला, विजुअल इंस्पेक्शन से भी हम देख सकते हैं। ये मास m है, ये अपनी नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग से लगा हुआ है, नेचुरल लेंथ में है। क्या अभी 4 0 है? 4 0 है, दिख रहा है क्या आपको? 4 0 है, तो इक्विलिब्रियम तो है। नाउ वी हैव टू चेक इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। हल्का सा अगर इसको मैं यहां खींच के छोड़ू तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। और हल्का से इधर ले जाके छोड़ू तो फोर्स इस साइड। तो कैसा नेचर हुआ? स्टेबल। तो लिखिए इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल। ठीक है, मान लीजिए ये वर्टिकल स्प्रिंग है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, यानी स्प्रिंग खिंची हुई होगी। स्प्रिंग खिंची हुई होगी तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस समय इक्विलिब्रियम है, रुका हुआ है, स्प्रिंग खिंची हुई है, वेट mg और kx बराबर है। ठीक है, हल्का सा नीचे किया, mg बढ़ेगा कि घटेगा? mg तो mg रहेगा। स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, किधर है स्प्रिंग फोर्स? तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा? ऊपर। तो हल्का सा नीचे ले गए तो नेट फोर्स किधर आया? हल्का सा ऊपर ले गए तो mg बढ़ेगा कि घटेगा? स्प्रिंग फोर्स कम हो जाएगा। अभी तो यहां से ऊपर ले गए, अभी तो ये ऑलरेडी स्प्रिंग खींची हुई है ना। अभी क्या, अभी इस समय कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर? mg और स्प्रिंग फोर्स दोनों बराबर है। हल्का सा नीचे ले गए तो क्या स्प्रिंग x और बढ़ जाएगा? तो नेट फोर्स कौन सा हो जाएगा? नेट फोर्स किधर आ जाएगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया, mg उतना ही रहा, तो नेट स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। mg किधर लग रहा है? नीचे। अभी बैलेंस है। पर हल्का सा नीचे ले गए तो स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो गया, mg उतना ही रहा, तो नेट फोर्स किधर आ गया? ऊपर। हल्का सा ऊपर ले गए तो x कम हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स कम हो गया, और mg उतना ही रहा, तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा? यानी कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। ये पानी के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, थोड़ा थोड़ा याद हो, बॉयंसी फोर्स हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है, थोड़ा थोड़ा याद हो, अगर कुछ भी फॉर्मूला बात करेंगे पर अभी मान लेते हैं। ठीक है, इस समय ये रुका हुआ है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर? mg नीचे, बॉयंसी ऊपर। सुना है बॉयंसी? बॉयंसी सुना होगा बचपन में यार, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कभी तो सुना होगा, सुना है ना? बॉयंसी नीचे, हाँ बॉयंसी ऊपर, mg नीचे, अभी दोनों बराबर है। हल्का से इसको नीचे दबाया, mg बॉयंसी फोर्स, क्यों? ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा तो बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगा, तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा? ऊपर। हल्का से ऊपर ले गए तो mg कांस्टेंट रहेगा, और बॉयंसी फोर्स, क्यों? वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो नेट फोर्स कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। तो 99.99% केसेस में यू कैन विजुअलाइज द सिचुएशन if the equilibrium is stable or unstable. Equilibrium is stable or unstable. एक ऐसे पहाड़ सा बना हुआ, पहाड़ है यहां पर, ऐसा यहां पर एक बॉल रखी हुई है ग्रेविटी वाले केस में। अभी mg और नॉर्मल बैलेंस है, फोर्स बैलेंस है। हल्का से इधर ले गए तो वापस आएगा नीचे, हल्का से इधर ले गए तो
तो कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। इक्विलिब्रियम तो है ही है, स्टेबल। यहां पर एमजीओ नॉर्मल फिर से पहाड़ की छत पे रखा गया है। एमजीओ नॉर्मल बैलेंस है, हल्का सा दाएं ले गए तो इधर ही चला जाएगा, अनस्टेबल। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई। स्टेबल की परिभाषा लिख दी, अनस्टेबल की अपने आप समझ में आ गई। इफ इट इज नॉट स्टेबल, इट इज अनस्टेबल। ठीक है, अरे क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? गुड। तो स्टेबल किस जगह पर होता है? पहले तो 4-0 हो तो इक्विलिब्रियम है। तो हमारे पास मैथमेटिकली अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, इफ f बराबर 0, देन देर आर टू पॉसिबिलिटी। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, अरे चेक करिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पक्का? 4-0 है तो दो हो सकते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। फिजिकली कैसे पहचानेंगे? आपको दिख गया। मैथमेटिकली कैसे पहचानेंगे? वालों बहुत ही खतरनाक मैथ्स के एक्सप्रेशंस दे रखे हो, तो कैसे पहचानेंगे देखते हैं। तो इस पे f की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। जस्ट पहले f कैसा होगा? मतलब जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आया उसके पहले f कैसा होगा? पॉजिटिव। उसके बाद f कैसा होगा? निगेटिव। यानी f 0 होगा, f 0 होगा, पर उससे पहले, उसके बाद, ये गणित खेल रहा हूं, ज्यादा घबराइएगा मत, गणित। उससे पहले f कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अरे यहां पर अगर f 0 है तो इसके पहले f इधर होना चाहिए, इसके इधर f इधर होना चाहिए, यानी पहले f पॉजिटिव होना चाहिए। राइट साइड मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड मतलब निगेटिव। यानी x, इसका x, यहां पे f की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैं भूल गया, 0 होनी चाहिए। अरे समझ में आ रहा है? उससे पहले f, उसके बाद f, यानी f क्या करना चाहिए? पॉजिटिव से निगेटिव होना चाहिए। यानी उस मोमेंट पे f 0 होना चाहिए, और उसके आसपास अगर हम देखें तो f घटना चाहिए। मतलब पहले पॉजिटिव था, फिर 0 है, फिर निगेटिव है, तो f का नेचर कैसा हुआ? घटने वाला। अरे पहले f कैसा था? उस समय कितना? उसके बाद? तो कोई पूछे f क्या कर रहा है? घट रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो f इज 0 एंड डिक्रीजिंग। मैथमेटिकल बात है, प्योरली मैथमेटिकल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथमेटिकल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से f क्या है? 0 है एंड डिक्रीजिंग। f 0 है एंड डिक्रीजिंग है। पक्का? अरे बताओ, पक्का? यहां पर f 0, उसके बाएं जाएंगे तो फोर्स कैसा? मैथ्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, फिजिक्स तो बहुत आसान है, और मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है कि आपको? उससे पहले f कैसा था? पहले स्टेबल में पॉजिटिव, वहां पे। उसके बाद, तो अगर मैं पूछूं f क्या कर रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या दिख रहा है आपको? डिक्रीज कर रहा है। दिख रहा है क्या आपको? गुड। इस पॉइंट पे अनस्टेबल, f बराबर 0, यहां पर f बराबर 0 तो मिल गया। हाँ जी, f बराबर 0 तो मिल गया। इसके पहले f किधर होगा? लेफ्ट, निगेटिव रहा होगा। इसके बाद पॉजिटिव रहा होगा, तो यहां निगेटिव फोर्स है, यहां 0 है, यहां पॉजिटिव है, तो f क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। एंड f increasing. F increasing. Why I am asking this? Why the hell I am teaching you this maths when you can see everything very clearly with the restoring concept? Because वो आपसे कहेगा force on the particle as a function of x, force on the particle as a function of x is given as this.
कोई ग्राफ बना देगा किसी भी तरह का, पॉइंट्स के नाम दे देगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, लेट्स से पूछेगा किन पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम है? A, C, E और G और Next is पर I. क्या? हाँ, जहां फोर्स जीरो है। इक्विलिब्रियम तो सबसे आसान चीज है, जहां फोर्स, अरे फोर्स का ग्राफ है तो फोर्स का ग्राफ है, ध्यान रखिएगा फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है। अरे समझ में आ रहा है? तो इक्विलिब्रियम कहां का होगा? जहां फोर्स। तो ये सवाल आ सकता है आपके पेपर में कि फोर्स बताओ कहां कहां जीरो है, तो ए सी ई जी आई। फिर पूछेगा विच इज स्टेबल विच इज अनस्टेबल। A और G। ए क्या है? ग्राफ इंक्रीजिंग है, ग्राफ इंक्रीजिंग है। अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, यही सवाल आएंगे तो आप फटाक से बता पाओगे। तो थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए। क्लियर है क्या मैथ्स? कैसे पहचानोगे? समझ में आगे बनाओ डायग्राम और लिखो कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल। याद रहेगा ग्राफ देख के इंक्रीजिंग समझते हो बे? इंक्रीजिंग ऐसे बढ़ना, डिक्रीजिंग मतलब घटना। So this kind of question they will ask. I hope it is clear. अगर F वर्सेस X ग्राफ देगा तो तुरंत पहचान जाओगे कहां स्टेबल है कहां अनस्टेबल है। गलती मत करना कभी भी पेपर में आ जाए। ग्राफ किसका है ध्यान रखना, क्योंकि एक और ग्राफ बनाऊंगा अभी मैं, एक ग्राफ अभी और बनाऊंगा। F वर्सेस X देगा तो समझ जाओगे। वेरी गुड। F वर्सेस X देगा तो समझ जाओगे। ओके बेटा विश्वजीत, इससे पहले वाले पेज पर फिर से देख लीजिए एक बार। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इस जगह पे फोर्स की वैल्यू जीरो है, राइट साइड को पॉजिटिव कहते हैं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव कहते हैं। जब ये लेफ्ट में था यानी जीरो से पहले वाले पॉइंट पर था तो फोर्स का नेचर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। यानी पहले कितना था फोर्स? पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। तो हम ऐसे ही तो बढ़ते हैं एक्स एक्सिस पे, तो हमें क्या दिखाई देगा? एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है? फोर्स क्या हो रहा है? घट रहा है। इसके बाद में इस वाले देखेंगे बेटा, यहां पे फोर्स जीरो था, इसके पहले फोर्स नेगेटिव था, इसके बाद पॉजिटिव है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे ग्राफ को देखूंगा तो फोर्स क्या हो रहा है? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स बढ़ रहा होगा, उस जगह पहले पहला स्टेप फोर्स जीरो होगा। उसके लेफ्ट राइट में देखेंगे तो बढ़ रहा है या घट रहा है, फंक्शन कैसा है? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो हम क्या समझ जाएंगे कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। क्लियर है विश्वजीत? पक्का? तो इसमें पहचान लेंगे कहां स्टेबल है कहां अनस्टेबल है, तो मग्गा मार लो। समझ में नहीं आया तो आगे होना चाहिए वैसे। अरे पहचान लोगे ना कहां स्टेबल कहां अनस्टेबल। नाउ इफ दे हैव गिवन अस U वर्सेस X ग्राफ, U वर्सेस X ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस X ग्राफ, कुछ भी ऐसे रैंडम, ऐसे ज्यादा हो गया, एच से बना दिया, ठीक है। U वर्सेस X ग्राफ, फिर इसने पॉइंट बनाए A B C D E F G H I J K, ठीक है। फिर उसने वही सेम सवाल पूछा कि बताओ कहां इक्विलिब्रियम है, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। हमें तो फोर्स से समझ में आ गया था, पर फोर्स था क्या? फोर्स था माइनस डी यू बाई डी एक्स। फोर्स था क्या? माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो जहां पर फोर्स जीरो होगा वो इक्विलिब्रियम है, यानी डी यू बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, स्लोप जीरो होना चाहिए। यू वर्सेस एक्स ग्राफ का क्या जीरो होना चाहिए?
स्लोप जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट है बी सी डी एफ एच जे। स्लोप जीरो होने का मतलब है कि वहां पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो आपने फोर्स यू वर्सेस एक्स ग्राफ में कैसे गए, तो आपने कहा या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हियर? बी सी डी एफ एच जे। जनरली क्या होता है कि यूएक्स ग्राफ वाले सवाल बहुत सारे किताबों में मिल जाएंगे, एफएक्स वाला एक भी नहीं मिलेगा, मग्गा मारने की आदत हो जाएगी। एफएक्स ग्राफ आएगा वही चिपका के चले आओगे यू वाला कि ये मैक्सिमा ये मिनिमा है, अरे ये जीरो यहां जीरो। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसलिए मैंने पहले वो किया जो नहीं मिलता किताबों में, एफ वर्सेस एक्स। क्लियर है मेरी बात? दोनों अलग हैं दिमाग में, मैं 50 बार इसलिए बोलूंगा एफ एक्स ग्राफ अलग है, यूएक्स ग्राफ अलग है। भाई ग्राफ किसका है उसके हिसाब से आंसर दोगे ना, कि अपनी मर्जी से आंसर दे दोगे। क्लियर है क्या मेरी बात? तो व्हाट आर द पॉइंट्स जहां पर इक्विलिब्रियम है? बक्का। अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब पता लगाना है कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो हमने क्या कहा कि भैया मुझे ये पता है फोर्स के टर्म में कि फोर्स जीरो होना चाहिए, वो तो मिल गया इक्विलिब्रियम। स्टेबल की पहचान क्या है? पहले फोर्स पॉजिटिव होगा फिर जीरो होगा उस जगह पर, यानी कि यूएक्स ग्राफ में माइनस डी यू बाई डी एक्स पहले क्या होगा? पॉजिटिव, यानी डी यू बाई डी एक्स क्या होगा? फिर से उस जगह पे फोर्स क्या है? जीरो है। उससे पहले फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव, यानी माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या होगा? गाना गा रहे हो क्या? फोर्स ही तो है माइनस डी यू बाई डी एक्स। सुना करो, निगेटिव क्यों बोल रहा हूं? फिर पहले मैंने फिर तुम्हारो उस जगह पे फोर्स कितना है? उसके पहले फोर्स इस तरफ होगा ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। बोलो पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव होगा मतलब माइनस डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, यानी डी यू बाई डी एक्स निगेटिव होगा मतलब स्लोप निगेटिव होगा, मतलब ये ऐसा होगा। स्लोप निगेटिव का मतलब हो गया ये स्लोप पॉजिटिव है, इतने आता है समझ में? ये स्लोप निगेटिव है, तो यानी कि यहां पर इसके पहले स्लोप कैसा है? इसके पहले स्लोप निगेटिव है। अबे सी पॉइंट के पहले स्लोप कैसा है? बी पॉइंट के पहले स्लोप कैसा है? हमने क्या पहचान बताई थी स्टेबल की? फोर्स पहले पॉजिटिव, यानी माइनस डी यू बाई डी एक्स पहले पॉजिटिव, यानी डी यू बाई डी एक्स पहले। इस बी के पहले डी यू बाई डी एक्स कैसा है? सी से पहले डी यू बाई डी एक्स कैसा है? निगेटिव। तो सी स्टेबल, बी अनस्टेबल। मग्गा मार लेते हैं। मिनिमा स्टेबल, वैसे तो इतने बताने की जरूरत नहीं, रटा तो सकता ही हूं। फोटो देखिए, मिनिमा स्टेबल। अब ऐसा समझ में आया? ये तो समझ में आया कि बी सी डी या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। मैक्सिमा मतलब ये तो ऊंचाई होगी या गहराई होगी। अरे समझ में आ रहा है? तो ग्रेविटी वाली फोटो से भी याद रख सकते हो चाहो तो। ग्रेविटी वाली फोटो, ये क्या था? स्टेबल। तो इसी से याद रख लेंगे। कैसे? यूएक्स ग्राफ में। और याद रखिए सीधे, यूएक्स ग्राफ में क्या लिखा हमने? कौन कौन से स्टेबल हो गए? सी एफ जे स्टेबल लिख लो। मिनिमा किसका? मिनिमा यूएक्स ग्राफ का। मिनिमा इन यूएक्स ग्राफ क्या बताएगा? स्टेबल। अरे सही है। और मैक्सिमा अनस्टेबल। पक्का? अरे क्लियर है? मान लो यूएक्स ग्राफ ऐसा सीधा सीधा है, ऐसा है, यहां पर ऐसा है पूरा फ्लैट। इसका मतलब यहां पे स्लोप कितना है? जीरो। इसके बगल में भी इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहते हैं? मतलब यहां पर ही फोर्स जीरो है, बगल में ले जाके ना मैं इधर जा रहा हूं ना उधर, जहां छोड़ोगे वहीं मर जाऊंगा। क्लियर है क्या मेरी बात? तो मैं हूं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है मैं न्यूट्रल फ्यूटर, नाम पता होना चाहिए।
अरे क्लियर है? Yes. तो क्या आप यूएक्स ग्राफ देखकर या एफएक्स ग्राफ देखकर या यू का फंक्शन मिल जाए या फिजिकल सिचुएशन हो, हर केस में पहचान पाएंगे कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है? क्लियर है क्या मेरी बात? वेरी गुड, वेरी गुड। भाई क्लियर है? गुड। नोट लिखिए, इसको देखकर हमने क्या देखा? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पर होता है? कहां मिला? मिनिमा। अगर मैं इसको थोड़ा यहां करके छोड़ू, ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, पार्टिकल तो एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है। अबे पार्टिकल इस पत्थर इस पहाड़ पे नहीं चल रहा है, पार्टिकल तो एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है, उसकी वैल्यू बता रहा है ऊपर नीचे। यहां पर जब पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल जब यहां पर है, फोर्स कितना है इसके ऊपर? 0 है। तो यहां रखूंगा पार्टिकल तो यहीं पड़ा रहेगा, लाल रंग का पार्टिकल है, ये लाल रंग का पार्टिकल, पार्टिकल को यहां छोड़ूंगा क्या उसको वहीं रुका रहेगा? अगर मैं इधर ले जाऊंगा पार्टिकल को तो वापस आएगा। अरे वापस आएगा, क्यों? क्योंकि स्टेबल है। तो क्या हम ये क्या इसको अंग्रेजी में ऐसे देख सकते हैं? क्या देखने को कहने को कह सकता है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सोचे तो, कि हमेशा पार्टिकल को फ्री छोड़ दो, जो करना है करो, जो करना है करो, फ्री छोड़ दो, तो वो हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी घटाने की कोशिश करता है। क्या यहां पर पार्टिकल को छोड़ दे तो क्या ये अपने आप यहां आ जाएगा? अरे इधर आने की कोशिश करेगा, यहां छोड़ दे तो भी इधर ही आएगा। यानी पार्टिकल को कहा जाए जो तुम्हें करना है करो, तो क्या करने की कोशिश करता है? वो हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमारा दिस इज द एनर्जी के टर्म में दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। इफ समबडी इज सेट फ्री, इट विल ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। लिखो, लॉ ऑफ नेचर। दिस लॉ ऑफ नेचर क्या है? लॉ ऑफ नेचर, इफ somebody is set free, पकड़ के तो कहीं भी ले जा सकते हो बे। if somebody is set free, if somebody is set free, it will always try to reduce its potential energy। ठीक है, अब दुनिया में आपसे कोई सवाल कोई पूछे, कोई सवाल पूछे, ये मैंने मॉडर्न में बताया था, दुनिया में कोई भी सवाल आपसे पूछे कभी भी कहीं भी कि ये फिनोमिना क्यों हो रहा है, आप हो पूरे अनपढ़, कुछ पता ना चल रहा हो, उसका एक शब्द समझ में ना आया हो आपको कि उसने बोला क्या, आप बोलिएगा भावे ऊपर करके टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो आप पढ़े लिखे साउंड करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? इफ आई आस्क यू, व्हेन आई पुट अ डाइलेक्ट्रिक इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइलेक्ट्रिक गेट पोलराइज्ड, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट गेट डिस्टॉर्टेड एंड देयर ऑर्बिट डू नॉट रिमेन सर्कुलर, इट बिकम इलिप्टिकल। व्हाई? दैट्स इट, टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स इट। समझ में आया मेरी बात? समझ में कुछ नहीं आया वो ना, लेकिन आंसर सही है, आंसर सही है, आंसर सही है। When you put a conductor in electric field, the charge get distributed and it comes to the surface. Why? To reduce its potential energy. I leave this pen, it comes down. To reduce potential energy. Correct. हर सवाल का आंसर पढ़े लिखे साउंड करेंगे। क्लियर है मेरी बात? कोई पूछे ये क्यों हो रहा है, तो रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। आपको मौका दिया जाए कि जो तुम्हें करना है करो, तुम्हें कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, तुम्हें खाने पीने के पैसे वैसे जितने चाहिए मिलते रहेंगे, क्या करोगे? पढ़ाई छोड़ दोगे एंड उससे तुम्हारी औकात कब, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क कम हो जाएगी। यानी व्हाट यू विल ट्राई टू डू, रिड्यूस योर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। Capabilities will be gained when you do work against nature। आप मेहनत करनी पड़ रही है, आपका नेचर क्या है? भाड़ में जाइए, मम्मी पापा चरस के जिंदगी बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने, साला स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, ये करो वो करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। आपका मन है क्या? मेरा तो कभी नहीं है। क्लियर? कभी मुझे भी कोई कह दे कि भैया तुम्हें जो चाहिए जब चाहिए जितना चाहिए मिलता रहेगा, तुम्हें जो करना है करो, तो भी शायद मैं करूं, जो मजा आता है। क्लियर है क्या मेरी बात? पर जनरली जनता जो क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। क्यों मेहनत करे?
क्योंकि मेहनत करके आपकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है। कोई भी काम आप नेचर के अगेंस्ट करेंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यानी आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो जो आपका मन कर रहा है वो मत करिए, उसके अगेंस्ट काम करिए। सुबह उठने का मन नहीं करा, उठिए। पढ़ने का मन नहीं करा, पढ़िए, तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बिकॉज नेचर कह रही है कि घटाओ पोटेंशियल एनर्जी। किसी का नहीं करता, तब झूठे हैं साले जो बोलता है, किसी का नहीं करता बे। पढ़ने का मन किसका कर सकता है? मेरा कभी नहीं किया पढ़ने का मन बचपन में। द पॉइंट इज किसी का पढ़ने वढ़ने का मन नहीं करता। हम पढ़ने का मन होता है, हम आगे का फ्यूचर में जो जीवन देखते हैं। मैंने तुमसे क्या कहा, तभी तो मैंने सेट फ्री। अभी तुम्हारे ऊपर लोड है कि पढ़ोगे नहीं तो बेटा करोगे क्या? तुम्हें घर वाले कहते शादी हो जाएगी, फिर घर में काम करोगी क्या? बैठ के वहीं पे बर्तन मांजने वक्त का काम मिलेगा तुम्हें? भैया पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ बन जाओ। दिस इज व्हाट समबडी इज फोर्सिंग ना। मतलब नहीं कह रहा, यू आर नॉट सेट फ्री। इफ यू आर सेट फ्री कि बेटा तुम हो रानी यहां की, इंडिया की, तुम्हें जो चाहिए जब चाहिए मिलेगा, ठीक है? तुम जिसको चाहोगी वो, जिसका हाथ जिस पर रख दे वो जमीन तुम्हारी, जो गाड़ी पे हाथ रख दे वो गाड़ी तुम्हारी, जितने पैसे चाहिए वो सब तुम्हारे, फिर क्या पढ़ोगी बे? कोई नहीं पढ़ेगा फिर, ठीक है? तो दुनिया में जब भी कोई पूछे आपसे वाई, तो ये एनर्जी के टर्म में हमें लॉ ऑफ नेचर मिला कि जब भी नेचर में कोई भी चीज हो रही होगी, एक चीज पक्की है, अगर अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है, तो हमेशा क्या हो रहा होगा? पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी। अपने आप पोटेंशियल एनर्जी घटना चाहती है, नेचर का नियम है। इसको एनर्जी के टर्म में सेम बात कही। क्लियर है क्या मेरी बात? गुड। लिखिए, इफ अ पार्टिकल इज कन्फाइंड, नोट, इफ अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ओनली, मतलब वही पोटेंशियल जहां डिफाइन है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ओनली, यानी बाहरी फोर्स नहीं लग रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ओनली यानी बाहरी फोर्स नहीं लग रहे हैं। तो समझ में आ रहा है? सारे फोर्सेस का नेचर कैसा है? कंजर्वेटिव है। अरे क्लियर है क्या मेरी बात? देन इट्स मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व। यही तो था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, याद है? इट्स मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, and it will always try to reduce its potential energy, so increase kinetic energy. अरे जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो पोटेंशियल कम करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है, पक्का? नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, if a particle is at a stable equilibrium, if a particle is at stable equilibrium, कहां पर है? stable equilibrium पे, if it is slightly displaced and released, if it is slightly displaced and released, slightly displaced and released, it will always perform oscillation. It will always perform oscillation. क्या कह रहा हूं मैं? बहुत ऑब्वियस बात है. Let's understand. Not a big deal. Let's say this is x equal to a stable equilibrium. Let's say it is a stable equilibrium. Particle was here. 4-0 है यहां पर. हमने क्या किया? इसको हल्का सा इधर ले जाकर छोड़ दिया. छोड़ दिया. यहां डिस्प्लेस करके छोड़ दिया. ठीक है, बताओ किधर फोर्स लगेगा इसके ऊपर? इधर की तरफ. फोर्स इधर लगेगा तो इधर की तरफ जब चलेगा तो वेलोसिटी एक्वायर करेगा. फोर्स लग रहा है क्या? यहां पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, यहां पहुंचेगा, अब फोर्स किधर लगेगा?
इसी तरफ यहां पहुंचेगा फोर्स किधर लगेगा, यहां पहुंच जाएगा आप फोर्स 0, पर यहां से यहां तक फोर्स इधर ही लग रहा, तो क्या इसके वेलोसिटी आ चुकी होगी, वेलोसिटी आ चुकी होगी। तो जब वो इक्विलिब्रियम पे आया होगा तो क्या उसका वेलोसिटी होगी, फोर्स कितना, फोर्स 0 है पर वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तो आगे बढ़ेगा, जब ये वेलोसिटी है तो आगे बढ़ेगा, फिर ये यहां पहुंचेगा तो फोर्स किधर, इधर, तो क्या वो जो वेलोसिटी आई होगी वो कम होने लगेगी, फिर और इधर आएगा और कम होगी वेलोसिटी, फोर्स अभी भी उधर ही लग रहा है, तो दिख रहा है, पर ये यहां तक पहुंचेगा, फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पर वहां फोर्स 0 है क्या, फिर किधर फोर्स है, इस तरफ, फिर ये यहां पे आया, वेलोसिटी बढ़ने लगी, फिर यहां पहुंचा, फोर्स 0 हो गया, पर वेलोसिटी आ चुकी है, तो यार रुक पाएगा क्या, फिर आगे बढ़ेगा, फिर उधर जैसे जाएगा फोर्स इधर लगने लगेगा, वेलोसिटी कम होगी, फिर 0 होगी, पर जहां वेलोसिटी 0 होगी वहां फोर्स 0 है क्या, तो फिर वापस आएगा, तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट विल परफॉर्म, ऑसिलेशन। तो दुनिया में जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम के आसपास का मोशन होगा उसका नाम क्या होगा, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन किसे कहते हैं, टू एंड फ्रो, लिख लीजिए, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन मोशन समझ में आ गया, टू एंड फ्रो समझ में आ गया, ऑसिलेशन। मैं अपने हाथ से करके मोशन दिखा रहा हूं, बताइएगा ऑसिलेटरी है कि नहीं है, मैं अपने हाथ से मोशन करके दिखा रहा हूं, ऑसिलेटरी है कि नहीं बताइएगा, इज इट ऑसिलेटरी, एब्सोल्युटली नो, इज इट ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन में रुक कर लौटना है, टू एंड फ्रो का मतलब होता है किसी पॉइंट की तरफ पहले मैं जाऊंगा फिर वहीं से लौटूंगा, टू दैट पॉइंट फ्रॉम दैट पॉइंट, टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, टू एंड फ्रो ऐसे कोई जबरदस्ती का टर्म थोड़ी है, I'll go to a point then I'll come from that point, that's why I say I make a to and fro motion, क्या मेरी बात है, टू एंड फ्रॉम है वो, पर टू एंड फ्रो कहा गया उसको, क्लियर है, यानी उसमें रुककर लौटना जरूरी है, रुककर लौटना जरूरी है। दुनिया में जब भी कभी स्टेबल इक्विलिब्रियम के आसपास मोशन होगा, कैसा मोशन होने वाला है, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मतलब टू एंड फ्रो, पहले यहां तक जाएगा फिर वापस आएगा, क्लियर है, जहां से वापस लौटता है, जैसे मान लो ये हमारा पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है, यहां से यहां तक गया, यहां से डायग्राम बनाया था ये, यहां से यहां कर रहा है, यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, अरे समझ में आ रहा है, यहां फिर से वेलोसिटी 0 हो गई, जहां वेलोसिटी 0 होती है उसे कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। क्या खास बात है एक्सट्रीम पॉइंट की, वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, एक्सट्रीम पॉइंट की खास बात, काइनेटिक एनर्जी 0, एक्सट्रीम पॉइंट, और ये भी क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट। जैसे हॉरिजॉन्टल में हम कहेंगे, इसे कहेंगे राइट एक्सट्रीम, इसे कहेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम, ऊपर नीचे भी कर सकता था, तो अपर एक्सट्रीम लोअर एक्सट्रीम, ये दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट है, अरे समझ में आया, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट की पहचान, वेलोसिटी, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है, अरे क्लियर है, और जिस पॉइंट पर फोर्स बैलेंस होगा, बहुत बढ़िया, जिस पॉइंट पे फोर्स 0 होगा वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, अरे बताइए, पोजीशन sometimes it is known as mean position, mean position, sometimes it is known as mean position, sometimes क्यों कहा मैंने, इक्विलिब्रियम तो हमेशा कहेंगे उसको, इक्विलिब्रियम तो है ही है वो, इक्विलिब्रियम पोजीशन की पहचान 4-0, अरे समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की पहचान पक्का, इक्विलिब्रियम पोजीशन की पहचान 4-0 पक्का। मीन पोजीशन हम तब कहेंगे जब एक्सट्रीम पोजीशन दोनों तरफ बराबर दूरी पर हो, पर ऐसा जरूरी नहीं कि बराबर दूरी पर हो, जैसे मान लो यहां पर मैंने मोशन स्टार्ट किया,
ये गया और ये है, तो ये भी ऑसिलेशन। अरे समझ में आ रहा है? पर बीच वाली जहां पे मैं फोर्स बैलेंस कर रहा था उससे लेफ्ट और राइट बराबर जाना जरूरी थोड़ी है। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? हमेशा जरूरी नहीं है बराबर जाना, वो तो स्टैंडर्ड केसेस में जाता है बराबर, इसलिए जनरली इसको मीन पर जाना जरूरी नहीं है भाई। टू एंड फ्रो करने के लिए मैंने कब कहा कि जहां फोर्स, मान लो अगर मैं यहां से लेकर ऐसा एक बोल था, मैं यहां से लेकर यहां तक जा रहा था, यहां से यहां तक आ रहा हूं, यहां से यहां तक एक पार्टिकल को चला रहा हूं, तो ये कैसा है? ये यहां पर इधर लेफ्ट तरफ गया जो कम गया, राइट तरफ ज्यादा गया है। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? पक्का? गुड गुड गुड। समटाइम्स इट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। कब कहा जाता है मीन पोजीशन? लिखिए 99% आपके सिलेबस में जब आएंगे तो यही होगा, मीन ही होगा, पर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पक्का? अरे क्लियर है? लिखिए इट इज कॉल्ड मीन पोजीशन इफ, it is called mean position if it is called mean position if extreme positions are equidistant from it. Extreme positions are equidistant from it. तब इसका नाम मीन पोजीशन भी कहते हैं। 99% की तुम्हारे से तो सारे के सारे केसेस में तुमको घटिया इतने मैथमेटिकल मुश्किल सवाल नहीं देगा कोई इसमें अलग अलग हो। ठीक है? तुम्हारे लिए तो मीन पोजीशन ही है भैया। मेकिंग सेंस? हर शब्द समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा हूं। मीन पोजीशन का मतलब मीन होना चाहिए ना। इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि फोर्स जीरो। हर सवाल कोई शब्द बिना मतलब में किसी का नाम नहीं रखते हैं कोई। मीन तब कहेंगे जब मीन हो। अरे समझ में आ रहा है? एंड in that case this distance from mean position to extreme position is called amplitude of oscillation। SHM में ये सब बताऊंगा नहीं, यानी कि फिर वहां वेट करना मेरा, तो SHM यही खत्म कर दूंगा। मेरा दिमाग खराब हुआ था, मैं कर सकता हूं। क्लियर है क्या मेरी बात? मैंने क्या बोला? मीन पोजीशन कब कहलाएगा? व्हेन इट इज कॉल्ड मीन पोजीशन, व्हेन यू फाइंड दैट द एक्सट्रीम पोजीशंस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, देन विल से इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड मीन पोजीशन। समझ में आया? और तब इस दूरी को क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। किसी भी एक चीज की दूरी को, एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। दूरी को कहा है 5 मीटर लेफ्ट में 5 मीटर राइट जाता है तो एम्पलीट्यूड 5 मीटर कहलाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? गुड गुड। नो SHM बेस सक्षम, 2 नाम पता है बस। लिखो एक ये इनके लिए, देयर आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ ऑसिलेशंस। अलग अलग तरीके के ऑसिलेशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट टाइप ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है? जिसमें से एक का नाम SHM है। तो ये नहीं कि कोई भी ऑसिलेशन देखिए तुरंत बोल दो SHM। जिसमें से एक का नाम SHM है। जब आएगा तो आएगा। एक का नाम ब्रैकेट में सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है बच्चों? क्लियर है? गुड। अब देखिए जो बातें हमने सीखी हैं वो एक बार फिर से एक बार पॉइंटर में लिख लेते ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए। नंबर 1, मोशन अराउंड stable equilibrium is oscillation। ठीक है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैकेनिकल एनर्जी विच इज Ke plus Pu
सेम एट एवरी पॉइंट। अरे ठीक है, Yes, sir. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। नंबर थ्री, एक्सट्रीम पोजीशन extreme position, velocity 0, kinetic energy 0, U is equal to mechanical energy। अरे समझ में आ रहा है? अरे ये किसी को U इक्वल टू मी कोई ऐसा ग्रीटिंग कार्ड नहीं बना रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है मेरी बात? U इक्वल टू मी, वो प्यार आ रहा है। U इक्वल टू मी ग्रीटिंग कार्ड नहीं है ये। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि मुझे तुम लोगों का दिमाग खराब रहता है ना, इसी में को हार्ट वर्ड बना के सलाह भेज दो किसी को। क्लियर है क्या मेरी बात? एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यू क्या परिभाषा है? वेलोसिटी वहां क्या होती है? 0। काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। वेरी गुड। मीन पोजीशन, फोर जीरो। अरे समझ में आया? मीन पोजीशन 40। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होगी? मिनिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो नहीं बदलती, वो तो ऊपर लिख चुके हैं, एम बराबर सी। ठीक है जी? Yes, sir. पहचान लेंगे ना जब भी कोई सवाल आएगा। ये सारी बातें समझ में आ गई आपको? Yes, sir. क्लियर है? एक्सट्रीम कहां तक जा सकता है सवाल कभी पूछे, यू कैन यूज दिस मेथड। अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड दे रखी है तो यू कैन यूज दिस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फंडा। एक सवाल करते हैं, फुल लेंथ सवाल, बढ़िया अच्छा सवाल जिसे सब कुछ दिखाई देगा। अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव। ठीक है, मैं कलर अब रेड नहीं लूंगा, सॉरी यार बेटा, सॉरी। अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव क्या? Confined to move along x-axis. Its mass is 1 kg. Its potential energy as a function of x is given. U is equal to x square minus 4x plus 6. X square minus 4x plus 6. X square minus 4x plus 6. At t equal to 0, it is at origin. Particle is at origin, moving towards right, moving towards right, moving towards right with speed under root 102 meter per second. Under root 102 meter per second. रूट 102 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, नहीं मीन पोजीशन में पोटेंशियल को मिनिमम कहा है, जीरो नहीं कहा है। यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पोटेंशियल मिनिमम है, जीरो है क्या? यहां जीरो है क्या? यहां जीरो है क्या? जीरो किसने कहा? जीरो होना थोड़ी जरूरी है, पोटेंशियल का मिनिमम होना जरूरी है। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना जरूरी है। ये बात याद रखिएगा, ये 4 पॉइंट जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम के आसपास इसी पे सवाल बनेंगे सारे। और ये मैं एक ऐसा सवाल दे रहा हूं जिसमें सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है? अरे क्लियर है? गुड। क्या दे दिया सब कुछ? क्वेश्चन नंबर 1, छोटे छोटे सवाल हैं, 8-10 सवाल करेंगे इस पे, छोटे छोटे 8-10 सवाल करेंगे, ठीक है? गुड। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। आ गया? लिख लो बगल में, ये कर लोगे ना जीवन में, कभी भी आ जाएगा यू देगा फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अबे सबने कर लिया, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स लिखा, डिफरेंशिएट कर दिया, तो मेरे ख्याल से आंसर आया -2x + 4। तो जीवन में कभी भी ये पहला सवाल एकदम क्लियर की एक चेक मार दो कि भैया ये आएगा। अगर यू देगा, एक सवाल यही पूछ देगा तुमसे को आसान पेपर में, यू देगा एफ पूछेगा, कर लोगे कभी भी? पक्का ना? वेरी गुड मेरे बेटा, वेरी गुड। नंबर 2, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अरे आ गया होगा यार अब तक तो 2 आ गया। पहले आपका फोर्स है, पता नहीं कोई कुछ बैठे हो ना निकाल पा रहे हो, -2x + 4, पहला आंसर ये हो गया। अबे सही है। दूसरा आंसर हो गया x = 2। क्या आप दुनिया में कभी भी आपके सवाल आएगा आप कर लोगे इक्विलिब्रियम की पोजीशन? ये क्लियर करते रहना कि ये सवाल इसके अलावा आए तो आप मुझसे लड़ने आ जाना, पर ये सवाल आए तो गलत हुआ मारूंगा सालो कि फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालो। जरूरी नहीं यही फंक्शन देगा आपको, सर आपने तो इसका कराया था, उसने तो x³ दे दिया था, वो थोड़ी कर पाऊंगा मैं, वो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अरे समझ में आप, मुझे क्या, मुझे सब याद है कि कौन सा फंक्शन देगा साला वो आदमी पागल, तो मुझे क्या पता है इसका। नंबर 3, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे चेक करोगे? सुनो, नया तरीका, वो डिस्प्लेस करने के टाइम नहीं है अपने पास, अब तो मैथमेटिक्स है। क्या बोला था? फोर्स क्या होना चाहिए, और नेचर इंक्रीजिंग, तो dF/dx पॉजिटिव। अबे फोर्स इंक्रीजिंग है मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। कोई चीज इंक्रीजिंग है, ठक 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 ठक, ये कैसा इक्विलिब्रियम है? भूल गए, स्टेबल है। इसका मतलब है यहां पे इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो जो f एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा है, dF/dx की वैल्यू देख लो, x = 2 पर पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है? आसान काम बता रहा हूं। अबे f क्या है? फोर्स, उसका टेंजेंट क्या, स्लोप क्या होता है? dF/dx। तो क्या करोगे, कैसे चेक करोगे? ठक 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 ठक, हम कहेंगे वहां पे किस x = 2 पर हम देखेंगे, पहले dF/dx का फॉर्मूला निकालेंगे। क्या आया dF/dx का फॉर्मूला? dF/dx का फॉर्मूला क्या आया? अरे वो बताओ, ये क्या बोला था तुमने बे? ये स्टेबल बोला था। ए अरे यू नहीं, सॉरी, ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल। चंपकला पढ़ो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स क्या होता है गरीबों? स्टेबल में फोर्स पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, डिक्रीजिंग होता है। अरे डिक्रीजिंग होता है, यहां पे इंक्रीजिंग नहीं। अरे यार कहां, तो ये याद रखना पड़ेगा ना। बहुत बढ़िया, तो वो कहे नहीं बता रहे हैं dF/dx कैसा आएगा? कितना है dF/dx? अगर डिक्रीजिंग का मतलब है स्लोप निगेटिव, डिक्रीजिंग का मतलब, तो dF/dx कितना आया? कैसा आया? यानी डिक्रीजिंग, यानी x = 2 पे स्लोप डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब स्टेबल। अब डिक्रीजिंग है स्लोप तो स्टेबल,
x बराबर 0 पे वेलोसिटी √102 दी थी बेटा राकेश, x बराबर √102 पे वेलोसिटी 102 दी थी, ठीक है। अरे क्लियर है, आ गया? कैसा इक्विलिब्रियम आ गया? स्टेबल। अगला सवाल, एक पार्टिकल चल रहा है, ऑरिजिन पे था, किधर की तरफ आ रहा था? राइट, मतलब इक्विलिब्रियम की तरफ, ऑरिजिन पे था, और किसकी तरफ आ रहा था? इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा था। इक्विलिब्रियम पे आएगा तो रुकेगा क्या वहां पर? नहीं, आगे भागेगा। व्हाट काइंड ऑफ मोशन? लिखो अगला सवाल। व्हाट, जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल गया तो उसके आसपास का मोशन वैसे भी क्या होने वाला है? ऑसिलेशन। लिख दो। द नेचर ऑफ टाइप ऑफ मोशन क्या आ गया? ऑसिलेशन। अरे आ गया, वेरी गुड। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 0। 6 सही है। अरे कर लोगे ना, जब भी कहीं पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो फॉर्मूले में डाल दोगे बे। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 0। ये सपना नहीं आ सकता, दिया होगा कहीं। काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 0। अबे स्पीड दे रखी है गरीबों, स्पीड दे रखी है ओरिजिन पे, मास दे रखा है, हाफ mv² लिख लो। ये भी ना भूल जाओ कि अब यहां पे कुछ नया ज्ञान चेपने लगो, हाफ mv² ही भूल गए। हाफ हाफ लिखो, m की जगह 1 लिखो, v² की जगह 102 लिखो, 51 आंसर लिखो। आ गया? काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 51। बहुत बढ़िया, 51 आ गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी? मैकेनिकल एनर्जी एट ऑरिजिन 51 और 6, बड़ी बात। 51 प्लस 6 ही आता है नहीं? तो साला अनपढ़ों को पढ़ाना पड़ रहा है ना जिंदगी में मुझे। कितना? 57। कितना आया मैकेनिकल एनर्जी? 57। कहां पर आई मैकेनिकल एनर्जी 57? x इक्वल टू 0। हाँ, ऑरिजिन x इक्वल टू 0 एक ही बात है भैया, ठीक है। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन? ये तो तुम्हारी शक्ल लेके आया हूं मैं। अभी 2 मिनट पहले बोला था साला मैकेनिकल एनर्जी हर जगह की सेम रहती है। ऑरिजिन की जब 57 आ गई तो 57 ही होगी ना, इसमें कैलकुलेट करने में क्या लगे हुए हो गरीबों? अभी बोला था मैकेनिकल 4 पॉइंट है, मैकेनिकल एनर्जी हर जगह की सेम रहती है। लेकिन एक स्लाइड बदली, अपनी औकात पे आ गए, भूल गए। कार्ड रखा करो अपने साथ, यहां इसकी तरह से बॉडी पे लिख लो सब, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। अभी लिखा है ये देखो, ये एक पेज पीछे, मैकेनिकल एनर्जी सेम एट एवरी पॉइंट। फिर कैलकुलेट कर, 55 बता भी दिए, 55 कैलकुलेट करके। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व भैया, यही तो लिखा है। तुमने 4 पॉइंट नहीं याद रख पाए। अभी हाँ कर रहे थे यहां सब, मैकेनिकल एनर्जी हर जगह सेम रहती है, सब चिल्ला रहे थे हाँ सेम रहती है। तो जब ऑरिजिन पे 57 है तो हर जगह 57 होगी जहां भी पहुंचेगा। अरे बताओ, क्लियर है? गुड।
अगला, इधर जा रहा था पार्टिकल स्टार्ट में, कहां पर था? ऑरिजिन पे। कैन द पार्टिकल रीच अप टू x इक्वल टू 10? कैन द पार्टिकल रीच अप टू x इक्वल टू 10? Can the particle reach up to x equal to 10? Can the particle reach up to, नहीं कैसे बताया? x equal to 10? लोकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी तो एक्सट्रीम वैल्यू आ जाएगी सर। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या आई? करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक वैल्यू Can the particle reach at x equal to 10? माना x इक्वल टू 10 पर पहुंच सकता है, पहुंच सकता है, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी रहेगी उसकी? अगर पहुंचेगा तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी वहां पे? मैकेनिकल एनर्जी वहां पे कितनी? 57 ही रहेगी यार, क्या पागलों का बीच पड़ा हुआ। मैकेनिकल एनर्जी तो 57 ही रहेगी ना बेटा, मैकेनिकल एनर्जी तो हर जगह यही तो कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी 57 हो जाएगी। माना x बराबर 10 पे पहुंच सकता है, मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली? 66। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? -9। नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। अब काइनेटिक एनर्जी निकालो, कभी पूछे सवाल में कि यहां पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है, क्या करोगे? तरीका याद रहेगा अब आगे से। मैकेनिकल एनर्जी पता होगी, पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ गई तो जा सकता है यार, जा रहा है, जा सकता है। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं तो नहीं जा सकता। क्लियर? कहां तक जा सकता है? बराबर आ रहे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? फाइंड आउट एक्सट्रीम पॉइंट, फाइंड आउट एक्सट्रीम पॉइंट्स, फाइंड आउट एक्सट्रीम पॉइंट्स, फाइंड आउट एक्सट्रीम पॉइंट्स। फाइंड आउट एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स पता लगाओ। क्या पहचान होती है एक्सट्रीम पॉइंट की? काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब U बराबर मील, ग्रीटिंग कार्ड। अरे समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी 0, U बराबर मी, यानी x स्क्वायर -4x + 6 बराबर 57। क्या बकवास है यार, शिट। चलिए ठीक है, x स्क्वायर -4x + 6, क्या आया? x स्क्वायर -4x + 51, सॉरी -51 बराबर 0। इसके रूट याद है? कैसे से निकालते हैं? श्रीधराचार्य विधि याद है? लिख दें x की वैल्यू आई -4 +
बी स्क्वायर 16 4ac 204 204 और 16 220 प्लस 220 डिवाइड बाई 2 यानी x बराबर -4 नहीं +4। अरे बताओ। यानी 2 ± √55 2 ± √55 मतलब ये आपका ओरिजिन है, x बराबर 2 पर इक्विलिब्रियम था, याद आ रहा है मुझे। एक्सट्रीम पोजीशन एक कहां है? 2 + √55। अब 2 + √55 इधर होगा कहीं, कितनी दूरी पर? यहां से √55 के दूरी पर एक ये होगा राइट एक्सट्रीम। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 2 - √55, 2 से √55 इधर, यानी यहां से √55 की दूरी पर ये होगा दूसरा लेफ्ट एक्सट्रीम। 2 एक्सट्रीम आए, 2 ही तो आएंगे एक्सट्रीम ऑसिलेशन में, तो हमेशा क्वालिटी की बनेगी। आया जी सक्षम। अगला सवाल, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? √55। अरे मैं ताकि तुम्हें दुनिया का जितने पॉसिबल सवाल से बन सके सब करा दे रहा हूं। √55 क्लियर है? स्पीड एट इक्विलिब्रियम। अगला सवाल, स्पीड एट इक्विलिब्रियम। स्पीड एट इक्विलिब्रियम। स्पीड एट इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। स्पीड एट इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? स्पीड, मैकेनिकल एनर्जी कितनी है इक्विलिब्रियम पे? 57 बराबर U + K होता है। स्पीड कैसे निकालेंगे? हमेशा एनर्जी से। स्पीड कभी किसी जगह के पूछेगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का ही रूप तो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। U कितना होगा, किस जगह पे, क्या फॉर्मूला है U का? और इक्विलिब्रियम की पोजीशन मतलब x = 2 इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम कहां आया था? अभी 2 मिनट पहले तुमने सवाल सॉल्व किया है। इक्विलिब्रियम कहां गया? इक्विलिब्रियम x = 2 पे इक्विलिब्रियम पे पूछा है। क्या पूछ रहा था मैं? एक्सट्रीम पे स्पीड पूछता क्या बे? एक्सट्रीम पे तो स्पीड पहले ही पता 0 होती है, उसको फिर पूछ के क्या टाइम बर्बाद करता है? इक्विलिब्रियम पे x = 2 डालो, पहले U निकालो। इक्विलिब्रियम पे U कितना आया? x = 2 डाल के देखा, x² - 4x + 6 फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? x² - 4x + 6 दिया हुआ है। x² 4 6 10 8 2 2 आ रहा है। Yes, sir. वेरी गुड। तो U की वैल्यू 2 आ गई। 57 बराबर 2 + ½ mv²। m कितना दिया हुआ है? 1 v²। कितना आ गया v की वैल्यू? √110 √110। अरे बताओ Yes. पक्का? ये आ गया Yes, sir. √110। अगला सवाल, क्या कभी इसकी स्पीड √110 से ज्यादा होगी? विल इट एक्वायर स्पीड मोर देन √110 एवर? नो। व्हाई? मैक्सिमम कहां होती है? इक्विलिब्रियम पे। क्यों मैक्सिमम होती है?
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व है। मेकिंग सेंस? तो आंसर क्या है? रूट 110। इससे ज्यादा कहीं नहीं हो सकती। पक्का? अरे क्लियर है? Yes, sir. ये एक सवाल था, ऐसे यू के 50 फॉर्मूले बनाऊंगा, 50 तरह के सवाल बनेंगे, पर सवाल सब यही बनेंगे। कर लोगे ये सारे सवाल? कर लेना बे, नहीं तो फिर फायदा नहीं कोई पढ़ाई लिखाई का हमारे। क्लियर है क्या मेरी बात? लिखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। राइट डाउन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेरी गुड। सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखिए, इट इज वन ऑफ द मिलियन it is one of the infinity, not million, type of oscillation. ठीक है? Yes, sir. Any oscillation is called SHM. Any oscillation is called SHM. अबे यही चैप्टर है, चैप्टरों के तो नाम चैप्टर कौन सा है? पढ़ाई चल रही, चैप्टर के नाम के चक्कर लिख के आएगा पेपर में। चैप्टर बताओ क्या लिखा हमने? Any oscillation is called a oscillation. If and only if IFF and only if IFF कहते हैं उसके, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, if and only if को IFF। जैसे बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, किताबें पढ़ी नहीं है जिंदगी में तो क्या देखा होगा। EG लिखा रहता है, VIZ लिखा रहता है। क्या मतलब है VIZ का? VIZ डॉट करके I का पता है sir, I. EI का, आई नहीं EI, आई का, सॉरी। आई क्या मतलब होता है? दैट इज आईज। ये कौन सी अंग्रेजी है? आई से दैट इज कैसे हो सकता है? आई दैट इज। EG एग्जाम्पली ग्रेटिया। विज का मतलब विजुअली, मतलब जब एग्जाम्पल हम देते हैं, अगर कई सारे एग्जाम्पल होते हैं तो EG लिखा जाता है। अगर उस चीज के सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल होते हैं तो VIZ लिखा जाता है। ना किताबें पढ़ी है ना पढ़ पाओगे कि साला मतलब क्या हुआ इस बात का। 20 भी लिखे तो भी तो भाई एटसेट्रा होगा और भी होगा। उसका वो कहना चाहता 2 ही एग्जाम्पल है इस सवाल के। ठीक है? पता नहीं कैसे हो रहा है यार, ब्लैक स्क्रीन हो तो नहीं रहा है बाकी लोगों का। राकेश, बाकी लोगों को भी साथ प्रॉब्लम है। क्या लिखा हमने? इफ एंड ओनली इफ restoring force at a displacement x from stable equilibrium is proportional to x. क्लियर है मेरे बच्चे? इस प्रोपोर्शनल टू एक्स, तब इसका नाम SHF है। फोर्स आ जाएगा x ले जाने पर समथिंग इनटू x। रीस्टोरिंग तो होगा। रीस्टोरिंग होने का मतलब इधर ले जाने पे इधर लगेगा, इधर ले जाने पे इधर लगेगा। यानी x अगर राइट ले जाओ, x पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में होगा तो फोर्स लेफ्ट साइड में होगा, तो रीस्टोरिंग होता ही है।
पर इसका मैग्नीट्यूड भी किसके प्रोपोर्शनल हो, एक्स के, समथिंग इनटू एक्स। अगर मैग्नीट्यूड समथिंग इनटू एक्स स्क्वायर हो जाए तो एसएचएम नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब भाई अगर हो सकता है कि ये इक्विलिब्रियम, मान लो ऐसा हो, यहां पर इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, यहां से एक्स ले गए इसको, इस पर जो फोर्स लगा वो इधर की तरफ लगा 5x स्क्वायर, विल इट ऑसिलेट? यस इट विल ऑसिलेट, रीस्टोरिंग फोर्स है। इज इट एसएचएम? नो। ये क्या है, ऑसिलेटरी, क्योंकि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ऑसिलेटरी है, बट नॉट एसएचएम। अरे समझ में आया मेरी बात? और अगर हम इसको इक्विलिब्रियम से इधर एक्स ले गए, एक्स इधर ले गए और इस पे फोर्स इधर की तरफ लगा तो वापस आएगा। और अगर फोर्स की वैल्यू 5x है तो एसएचएम। समझ में आया? इधर एक्स ले जाए तब भी फोर्स की वैल्यू इधर लगे, रीस्टोरिंग तो होना चाहिए पहला। अरे रीस्टोरिंग तो होगा तभी तो ऑसिलेटरी होगा, ऑसिलेटरी होगा तभी तो एसएचएम होगा। भाई एसएचएम इज वन ऑफ द ऑसिलेशन, तो पहले ऑसिलेशन होना चाहिए। अरे समझ में आएगा? Yes, तब ना एसएचएम होगा। तो यहां पर फोर्स अगर 5x है तो ये ऐसा, तो मैथमेटिकली इसको लिखते हैं ये लोग, मैथमेटिकली। आप तो फिजिकली समझ में आया कि पहले स्टेप 1 क्या करोगे, ऐसे कोई पूछेगा बताओ ये एसएचएम है कि नहीं है। स्टेप 1 पहले देखो ऑसिलेटरी भी है कि नहीं है। ऑसिलेटरी है तो उसके बाद क्या करोगे, उसको मानोगे यहां से एक्स चला गया, फिर उस पर एफबीडी बनाओगे, फोर्स देखोगे, फोर्स अगर समथिंग इनटू एक्स आ जाएगा तो एसएचएम, नहीं तो एसएचएम नहीं है। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का? गणित वाले कैसे लिखते हैं इस फोर्स को, वो कहते हैं इफ एफ इज इक्वल टू माइनस सी एक्स। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि रीस्टोरिंग है, एक्स राइट में ले जाओगे तो फोर्स निगेटिव आएगा, अरे याद है ना, और लेफ्ट में ले जाओगे तो पॉजिटिव आएगा। तो मैथ्स में कहते हैं इफ एफ बराबर माइनस सी एक्स, आप तो ये अंग्रेजी याद रखिएगा, इंप्लाइज एसएचएम। नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय रहेगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ, यू फाइंड ट्रैवल, मेक इट बिकॉज़ द हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो आईटी जेई की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है, अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। इफ़ यू फाइंड इट वर्दी, प्लीज स्कैन दिस QR code and contribute whatever you can.